नेता नदीम को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने नदीम को 4 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आरोपी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर कई थानों की पुलिस और एसपी सिटी और पीएसी तैनात रही। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया है कि लिया और कत्ल की ही तहरीर पर नदीम और तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नदीम ने लियाकत के हस्ताक्षर वाला एक पत्र वायरल किया था, जिसमें लोगों से इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई थी। रिमांड के दौरान ही पुलिस ने नदीम के घर से विवादित पत्र बरामद किया और मामले की जांच जारी है। 26 सितंबर 2025 में जो बरेली शहर में प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण के उपरांत अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उनमें से एक मुकदमा था जिसमें कि एक वादी जिसका नाम लियाकत है, उसने तहरीर दी थी कि नदीम खान और डॉक्टर नफीस व अन्य लोगों के द्वारा, जो कि आईएमसी तौकीर रजा की जो पार्टी है उसके काफी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तौकीर रजा के बहुत ही करीबी लोग हैं, इनके द्वारा एक कूट रचित लेटर तैयार किया गया आईएमसी, जो कि तौकीर रजा की पार्टी है, उसके लेटर हेड पे। और वो जो कूट रचित लेटर था उसमें ये लिखा गया कि जो मौलाना के द्वारा कॉल दी गई थी 26 सितंबर की, उसको वापस लिया जाता है और सभी लोग अपने अपने मस्जिदों में जो घर के पास में वहां पर नमाज पढ़ेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मां दुर्गा मंदिर के पास एक युवक द्वारा 2 नाबालिग बच्चों के साथ बर्बरता की गई है। आरोप है कि युवक ने सर्दी में बच्चों को प्रताड़ित किया और जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कुछ लोग जो है एक बच्चे को पनिश कर रहे हैं। ये है जो क्षेत्र है, ये कोतवाली क्षेत्र बताया जा रहा है। अभी पुलिस वालों को वहाँ भेज दिया गया है। कौन से लोग हैं और किस वजह से बच्चों को पनिश कर रहे हैं, जो भी सूचना आएगी और उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में एक कच्चा मुर्गा भी बना दिख रहा है, क्या लग रहा है कि इस तरीके से बर्बरता करना चाहिए? अब ये देखा जाएगा कि वजह क्या है और विषय क्या है, किस लिए ऐसा किया जा रहा है। कई बार लोग कुछ बच्चों को चोरी करके पकड़ लेते हैं या कुछ गैर कानूनी काम करते पकड़ लेते हैं, तो आक्रोश में आकर के भावुकता बसा करके पनिश करने लगते हैं। कहीं ऐसा मामला तो नहीं है, लेकिन अगर जो भी है ऐसा मामला देखने अगर जो भी आएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवैध कप सिरप कारोबार को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये धंधा हजारों करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से भी अवैध कप सिरप का कारोबार जो है संचालित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस धंधे में ही शामिल सभी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बुलडोजर भी चलाया जाए। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है
कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोढ़ीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। जनपद मैनपुरी के ओम पैलेस सभागार में 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मृति में ही 54वां विजय दिवस मनाया गया और कार्यक्रम में भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर जुगेंद्र सिंह सेंगर मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर शहीदों की 26 वीरांगनाओं और इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। मेजर सेंगर ने ही युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र हित में कार्य करने और देश की रक्षा को सर्वोपरि रखने की भी अपील की है। 1971 की वार में हमारे बहुत सारे जो सैनिक शहीद हुए थे और बहुत सारी वीर नारियां, अराउंड 8000 सैनिक शहीद हुए थे हमारे, और उनके जो बच्चे हैं, वीर नारियां हैं, उनका देखभाल इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये संगठन भारत में 600 जिले में फैला हुआ है, गैर राजनीतिक है। ये सिर्फ पूर्व सैनिक, हम जितना भी है इसमें पॉलिटिक्स से बिल्कुल लेना देना नहीं है। हमारे संगठन में युवाओं को हमने जोड़ा है और वीरांगनाओं को इस संगठन में। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारे राष्ट्र के अंदर, युवाओं के अंदर जितनी भी बैड हैबिट्स उसको छुड़ाना। हमारे वेटरन्स हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको लगा रखा। हर गांव में हमारे 2-2, 3-3 आदमी मिलेंगे। युवाओं के अंदर स्पोर्ट्स डालना, उनको दारू वगैरह से हटाना, बीड़ी सिगरेट से हटाना और उनको स्पोर्ट्स में डालना, उनके अंदर बैड हैबिट छुड़ा के राष्ट्र निर्माण में लगाना, उनको एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलप करना, ये हम लेके चलते हैं इसमें। तो अगर बात करें तो सर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे युवाओं के लिए और अपने जो भी और लोग? युवाओं के लिए हम यही देना चाहेंगे कि ये देश हमारा है, इस मातृभूमि पे हम पैदा हुए। जिससे जिस तरह एक सैनिक -50 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़ा हुआ अपने देश के लिए जान दे देता है कि दुश्मन हमारे मातृभूमि के आंचल को 1 इंच भी छू ना सके, अगर वही आदमी वेटरन आकर के आज गांव में आ गया है, उससे कुछ सीख है, उसका त्याग सीख है, उससे मेहनत करना, उसका उठना बैठना, उसका करेज एक युवा के अंदर अगर चला जाता है तो युवा एक परफेक्ट हो जाता है। उसका टाइम मैनेजमेंट, उसका हार्ड वर्क, उसका हर चीज उसमें चेंज आ जाता है। वो राष्ट्र के लिए एक बहुत मजबूत उदाहरण बन सकता है। नहीं, युवाओं के अंदर हम यही कहते हैं, भटकना नहीं है। युवाओं को कंसंट्रेट करने के लिए हमारे जो वेटरन्स लगा रखे हैं, हर गांव में मिलेंगे, वो उनको उसी जगह लाएंगे और उनको राष्ट्र निर्माण में लाके, राष्ट्र में चाहे स्पोर्ट्स में हो, कहीं भी हो, वो एकजुट होकर के उनको राष्ट्र निर्माण में हम लगाना हमारा काम है। हम राजनीति से दूर हटके, धर्म जात से दूर हटके पूरे हिंदुस्तान को एक देखना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान, अगर हम यूनाइट हैं, एक विजन है हमारा, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे हम काम करते हैं, तो हमारे युवा जरूर हमारे साथ चलेंगे और चल रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में। उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और इसके साथ ही जुए से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में एक साथ ही 10 ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बताते चले कि इस दौरान ही कई खातों में ही करीब 3 करोड़ रुपए की कैश फ्रीज किया गया और 20 लाख रुपए नकद बरामद किए और 4 करोड़ 18 लाख कीमत की ही लेबेंडिंग उरुस और इसके साथ ही मर्सिडीज और ऑडी जैसी 4 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कानपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। शताब्दी गेट चौराहे पर हुए प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने हाल ही के हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा की है। अधिवक्ता समाज ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश सरकार ऐसे कृत्यों पर रोक नहीं लगाती तो वे आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोग आज अधिवक्ता समाज हमारा पूरी तरह से आक्रोशित है। आज हमारे नीरज त्रिपाठी जी के अगुवाई में आज यहाँ पर हम लोगों ने पुतला फूका। जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश का हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और इसके अलावा हमारी भारत सरकार से मांग है
कि कम से कम जो हिंदू समाज के वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कोई कदम आगे बढ़ाए। वहाँ के जो भी डेलीगेट्स हैं यहाँ से भेजा जाए, वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कोई प्रयास किया जाए। आज वहाँ के जो मोहम्मद यूनिस का आज वहाँ का प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, उसका आज हम ही सो लोगों के आज अधिवक्ता समाज के सभी लोगों ने उनका पुतला फूका है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ही सभी अधिवक्ता भाई, हमेशा अधिवक्ताओं ने देश बदलने का काम किया है। हिंदुओं को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह से बांग्लादेश में घुस के वहाँ पे मोहम्मद यूनुस का ये मोहम्मद यूनुस जो इस समय पाकिस्तान का पिट्ठू बना हुआ है और जितने आतंकी संगठन है वहाँ के जो बांग्लादेश में पनाह खा रहे हैं और भारत के खिलाफ कुचक रचने का कार्य ये बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा है और उसके लोग साजिशन बांग्लादेश से भारत देश में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे फर्जी नागरिकता लेकर रह रहे हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है और यहाँ के हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे निवेदन है कि आपके बीच में कालनेमी बन के जो रह रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों पे ही हमले कर रहे हैं, इनको पहचानने का कार्य करें। और हम अधिवक्ताओं ने आज जो नृशंस हत्याएं हिंदुओं की बांग्लादेश में की जा रही हैं, इसके विरोध में ये मुर्दा दहन बांग्लादेश का किया है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जितने कानपुर के नागरिक हैं या कहीं के भी जो भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कानपुर का अधिवक्ता उसका बहिष्कार करेगा, जूतों से स्वागत करेगा। गुन्नौर क्षेत्र में रेत खनन में गंभीर अनियमितता सामने आई है, जहां पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार की शिकायत पर कार्रवाई जो है वो की गई और जांच में ही परमिट से 3 गुना अधिक रेत खनन की पुष्टि भी हुई। मामले को गंभीरता से मानते हुए ही प्रशासन ने संबंधित पर 25,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जांच में सामने आया है कि सफेद रेत खनन की अनुमति रश्मि के नाम से जारी की गई थी। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। गोंडा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने धनंजय सिंह और इसके साथी अभय सिंह के सोशल मीडिया विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 80 से 90 के दशक जैसा दौर नहीं रहा, ना गैंग है और ना ही गैंग वॉर। उन्होंने दोनों नेताओं को ही माननीय बताते हुए शब्दों के चयन में संयम बरतने की सलाह दी और साथ ही अखिलेश यादव के क्षेत्रीय बयान और इसके साथ ही बहराइच में कथाकार को पुलिस सलामी और गिफ्ट में मिले महंगे घोड़े के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कोडिन युक्त सिरप की तस्करी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना कोतवाली शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक सरकारी योग शिक्षक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग बड़ी मात्रा में कोडिन युक्त सिरप की तस्करी में शामिल थे और पुलिस के मुताबिक करीब 50,000 कोडिन युक्त सिरप की तस्करी की गई है। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। विजय दिवस के अवसर पर नोएडा के सेक्टर 29 में मौजूद शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने शिरकत की है। देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और समारोह के दौरान ही शहीदों के बलिदान को भी याद करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किए गए। 2 मिनट का मौन भी रखकर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर ही उपस्थित अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्र की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के साहस और शौर्य को समर्पण किया है। और इसके साथ ही विजय दिवस के इस आयोजन का ही उद्देश्य नई पीढ़ी को देशभक्ति, त्याग और वीरता के मूल्यों से प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक प्रतिनिधि और अन्य लोग भी मौजूद रहे।
ठंड और गलन को देखते हुए शासन के निर्देश पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने देर रात ही शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रोडवेज परिसर और रैन बसेरा और इसके साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और यात्रियों के रुकने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रोडवेज परिसर में ही अलाव ताप रहे एक बुजुर्ग को कंबल प्रदान किया और उन्हें रैन बसेरा में रुकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य जरूरतमंदों को भी कंबल वितरित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरे में ठहरने, भोजन और सुरक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अभी हम लोग आजमगढ़ के बस स्टैंड पर हैं। बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत आज हमने समस्त तहसीलों में निर्देशित किया है कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समस्त जनपद में जितने रैन बसेरे हैं, जितने बस स्टेशन हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं और फुटपाथ पे रात में प्रबंध करेंगे। जैसे अभी लगभग कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, मैं यहाँ हूँ, हमारे समस्त एडीएम, एसडीएम सब फील्ड में है। वो चेक कर रहे हैं कि इन जगहों पे अगर कोई व्यक्ति बाहर में सोया हुआ है तो उन्हें संबंधित रैन बसेरे में ले जा रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाव है तो अलाव जला रहे हैं। और आगे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो सरकार की तरफ से मतलब पूरी व्यवस्था है। हमने समस्त तहसील को अलाव के लिए पूर्व में ही लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया धनराशि जारी की है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कंबल है। वाराणसी नगर निगम ने शहर में हाईटेक स्मार्ट रैन बसेरे का निर्माण कर ठंड और सर्दियों में जरूरतमंदों के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। कुल 26 शेल्टर होम्स को ही आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इन 26 रैन बसेरों में ही वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बच्चों के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं और जहां उन्हें दूध पिलाया जा रहा है, और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ही व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। और इसके साथ ही शेल्टर हाउस में ही कंबल, रजाई, तकिया और अलाव की व्यवस्था की गई है। पानी की सुविधा के लिए गीजर और अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि नगर निगम वाराणसी प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पे जो निराश्रित बेघर लोग होते हैं, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करती है। और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नया जो सुविधाओं युक्त होता है उसकी व्यवस्था की जाती है। इसी के क्रम में इस बार भी पूरे वाराणसी क्षेत्र में 26 शेल्टर होम तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे जो इस तरह के जो खुले में सोने वाले व्यक्ति हैं, निराश्रित व्यक्ति हैं, उनके लिए वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की गई है। जहाँ पे उनको रजाई, गद्दा, तकिया के साथ साथ माताओं को दूध पिलाने के लिए अलग व्यवस्था है, बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की व्यवस्था है और झूला की व्यवस्था की जा रही है। उसके अंदर साथ में सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था की जा रही है और सैनिटरी पैड की व्यवस्था वहाँ पे महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार का कोई असुविधा होती है तो उसके लिए की जा रही है। और जहाँ तक आपने डिजिटल की बात की है तो इस बार सभी, चूंकि संचार युग का समय चल रहा है, इस समय संचार युग चल रहा है, तमाम लोगों को आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वाईफाई की व्यवस्था नगर निगम वाराणसी द्वारा की जा रही है। काशी के 2 दर्जन से ज्यादा शेल्टर होम्स हाईटेक हो चुके हैं। पूरे बनारस के शहरी क्षेत्र या फिर कहा जाए नगर निगम सीमा क्षेत्र में कुल 13 स्थायी और 13 अस्थायी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जो पूरी क्षमता के साथ चालू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये है कि जो सभी शेल्टर होम है वो पूरी क्षमता के साथ चालू हो चुके हैं। ये तस्वीरें हैं गंगा घाट पर बनी शेल्टर होम की। इसके अलावा अन्य शेल्टर होम है, ये पूरी तरह से चारपाई है, चारपाई के अलावा गद्दा है, उसके बाद तोशक है, उसके बाद रजाई दी गई है। इतना ही नहीं, जो भी सैलानी बाहर से आकर आराम करना चाहते हैं वो आराम कर रहे हैं, बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखाकर, और उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। दूसरी तरफ कर्टेन अलग से लगाया गया है कि महिलाएं, कोई अगर कोई बच्चा दूध पीता हुआ है तो उसका स्तनपान कराने के लिए उनके लिए अलग से जगह व्यवस्था बनाई गई है। अगर किसी भी महिला को कोई अलग से दिक्कत है तो वो अलग से जाकर उनके लिए व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, अगर कोई यात्री बाहर से आता है तो ट्रेन और बस के अलावा जो वायुयान के मार्ग हैं वो पूरी तरह से लेट लतीफ चले, तो उसकी सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए यहाँ पर वाईफाई भी लगाया गया है, ताकि किसी भी यात्री को बाहर जा
जाकर ठंड भरी रात में या दिन में बाहर जाकर ना जहमत झेलनी पड़े, उसके लिए नगर निगम की ओर से ये वाईफाई लगाई गई। तमाम जो बनारस के जो 26 शेल्टर होम हैं, सभी शेल्टर होम में इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इतना ही नहीं, अन्य शेल्टर होम्स में बाकायदा पुरुष और महिलाओं के लिए अलग से विंग्स बनाए गए हैं। आग अगर लगती है किसी कारण से तो वहां जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसको भी लगाया गया है। तो कुल मिला कर देखा जाए तो काशी के जो शेल्टर होम्स हैं वो पूरी तरह से हाईटेक हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया था कि कोई भी यात्री हो वो पूरी तरह से सर्द भरी रात में ठंड के मौसम में बाहर ना सोने पाए, इसको लेकर ये निर्देश का पालन किया जा रहा है। और नगर निगम की ओर से इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। ये रजिस्टर्स भी हैं, रजिस्टर में बाकायदा सबका नाम दर्ज किया जा रहा है कि कौन सा यात्री है, कहां से आया है, उसका बाकायदा मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है और उसकी टाइमिंग भी लगाई गई है। उसके साथ ही साथ इन और आउट का टाइमिंग भी मेंशन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। तो कुल मिला कर देखा जाए तो वाराणसी का जो शेल्टर होम है वो पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है। फिलहाल RNTV नेशनल के लिए वाराणसी से अभिषेक। वहीं मथुरा के थाना जेत पुलिस और SOG टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही अपहरण की गई एक छात्रा को सकुशल बरामद करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान ही हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.5 लाख रुपए की फिरौती राशि भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि बदमाशों ने छात्रा का अपहरण फिरौती के लिए कराया था और इसके साथ ही परिजनों से 30 लाख रुपए की मांग भी की थी इन्होंने। और SSP श्लोक कुमार ने बताया है कि इस सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। थाना जैत में एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी जो कि कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलेज में पढ़ाई करती है वो घर नहीं आई और कुछ देर उपरांत एक फ़ोन कॉल आया जिसके द्वारा यह बताया गया कि उनकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है और फिर फिरौती के लिए कुछ रकम मांगी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना जैत पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए SOG और थाना जैत की टीम को लगाया गया था। फ़ोन कॉल जो आया था उसमें वादी को डरा धमकाकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे घटना क्रम के अनावरण के लिए लगी हुई टीम द्वारा सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हुए उस लड़की को जिसको कि किडनैप किया गया था सकुशल बरामद किया गया। साथ ही दौरान मुठभेड़ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई। संभल में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और घने कोहरे के बीच में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला सहित ही सभी की मौके पर ही मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते